Hi guys, welcome to the Law Tales. So we are continuing with this series on the examination for Supreme Court Law Clerk cum Research Associate exam. Now, जितने भी students इस series को follow कर रहे हैं, they all are appearing for the examination for Law Clerk for the Supreme Court on 7th of March 2026. अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो ऑलरेडी मेरी इस सीरीज के 3 वीडियोस जा चुके हैं ऑन 5th ऑफ फरवरी, 6th ऑफ फरवरी एंड 8th ऑफ फरवरी. उन्हें जाकर के एक बार आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रिपेयर करवाया है फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ दिस एग्जामिनेशन. So today we shall be discussing about question number 2 of the paper number 2 of your examination, that is for Supreme Court Law Clerk cum Research Associate. Now, आप लोग को पहले ही बता दूं, जो लोग नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल से पिछले दोनों तीनों सेशंस की जो पीपीटीज हैं वो भी मिल जाएंगी. साथ ही साथ में यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ ऑफ द सैंपल्स दैट आई हैव शेयर्ड for all the students who are preparing for the Supreme Court Law Clerk cum Research Associate examination. Plus the Law Tales इस एग्जामिनेशन को बहुत सिंसियरली और सीरियसली केटर कर रहा है. तो अगर आपने पिछले वीडियोस देख लिए हैं, वेल एंड गुड. नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप उन्हें जाकर के देख लीजिए. उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशली पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन 1 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मेट को, और उसके बाद 12 तारीख को 8 बजे यानी कि परसों 8 बजे आप लोगों को मैं प्रिस्क्राइब करूंगा, एक सैंपल डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वेश्चन को रेफर करते हुए फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 कि आप एग्जैक्टली कैसे अपना ड्राफ्ट रिसर्च मेमो बना सकते हैं. तो बिना डिले किए शुरू करते हैं. एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप लोग चाहें तो आप द लॉ टेल्स को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस को विच आर बीइंग एंड केटरिंग टू द यूपीएपीओ एग्जामिनेशन जो कि 22 मार्च 2026 को होने वाला है. आप चाहें तो हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस हमारा अभ्यास बैच पूरा का पूरा ज्वाइन कर सकते हैं on by calling on the given numbers 9238176156 9203378334. Without a doubt we are providing the top notch content to the students and at the lowest price in the country, and that's for sure. साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप हमें यूपीएपीओ के लिए लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, भौकाल बैच को, जो कि 30 डेज चैलेंज बेस्ड है. अगर आप चाहें तो इसको भी आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप एमपीएडीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे किसी भी बैच को, जीके के लिए भौकाल बैच, लॉ के लिए संकल्प बैच या फिर अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रिपरेशन के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर मास्टरमाइंड बैच, जहां पे हम 3 टियर कॉपी चेकिंग करते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशंस में अपीयर करना चाहते हैं. चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट को. मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक कॉपी है, पेन है, तो ये थोड़ा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि ये पेपर 2 है, सब्जेक्टिव है, लिखने वाला काम है. तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे नोट मेकिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी सैंपल को समझने के लिए. ठीक, फॉर्मेट को समझने के लिए. सैंपल को हम लोग परसों डिस्कस करेंगे. सो देखिए, सबसे पहले तो जो आपका फॉर्मेट है उसको जानने से पहले ये देख लीजिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट या रिसर्च मेमो. देखिए, पर्पस क्या होता है ड्राफ्ट या रिसर्च मेमो का, ये कि आपके एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं इनको टेस्ट किया जा सके. मतलब आपको लॉ दिया जाता है, आपको लॉ का प्रोविजन प्रोवाइडेड है, आपको केस लॉ प्रोवाइडेड है, आपको अगर कोई और डॉक्ट्रीन है वो भी प्रोवाइड की गई है, और इसको आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में दिए गए फैक्ट्स को. नाउ टू टेल यू अ फैक्ट, अगर आप पिछले हमारे सीरीज को प्रॉपर्ली रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए, कि आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स की फाइल आई होगी या आपने रिसीव करी होगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, अगर आ गई है तो आपने डाउनलोड कर ली होगी, उस फाइल में से आप लैंडमार्क जजमेंट्स को जब स्टडी करेंगे तो कई बार वो जजमेंट्स भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में हेल्पफुल होते हैं. अगर अभी तक वो फाइल नहीं आई है, आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो आप टीएलटी के हैंडल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं टॉप 25 जजमेंट्स ऑफ 2025, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2025. वहां से भी आप काफी कॉमन जजमेंट्स को
कवर कर पाएंगे। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पे जाकर के भी सर्च करेंगे तो आपको लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2025 मिल जाएंगे, जो कि कॉमनैलिटी में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के द्वारा। जैसे लास्ट ईयर जो जजमेंट्स की लिस्ट दी गई थी उसमें अराउंड 65-69 और जजमेंट्स थे। लगभग उतने जजमेंट्स की लिस्ट इस साल भी मिलेगी आपको इस एग्जामिनेशन से पहले। लेकिन अगर लिस्ट नहीं आई है और आप अभी तक इस भय में हैं, डर में हैं कि हाउ शुड आई प्रिपेयर, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट, या गूगल भी कर लोगे तो भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स पर डली रहती है ना। सो द थिंग इज कि वो जजमेंट्स आप लोगों के लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर वो जस्ट इन केस आपसे मिस भी हो जाते हैं तो भी क्वेश्चन में आपको लॉ प्रोवाइडेड होता है, मतलब आपको प्रोविजंस दिए होते हैं, आपको केस लॉ दिया होता है और उसके बेसिस पे आपको लगाना, डॉक्ट्रिन्स दिए होते हैं और उसके बेसिस पे आपको लॉ को लगाना होता है किस पे, फैक्ट्स पे, एंड देन यू हैव टू जज योर प्रिसिशन विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसके आधार पे आपकी मार्किंग होती है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है। प्लस साथ ही साथ में रूल्स ऑफ ड्राफ्ट रिसर्च मेमो, ये क्या है? देखो, जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं हर बार बताता आ रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ऐसा कोई भी वीडियो इंटरनेट पे आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। मतलब हमने रिसर्च करके देखा, हमें नहीं मिला, हो सकता है हो पर हमें नहीं मिला। सो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं प्लीज फॉलो दैट रिलीजियसली, क्योंकि ये फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि आप लोगों की मदद करेगा सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। सो नेवरदीलेस, if you have a format in your mind, well and good. If you don't have a format in your mind, follow this, क्योंकि ये सही फॉर्मेट होने वाला है। प्लस the norm is again the same, that you have to make this draft research memo in a single page, यानी कोशिश करनी है कि आपको इसको भी सिंगल पेज में ही कवर करना है। ठीक है ना, देखिए जरा, सबसे पहले तो नॉट एवरी सिंगल केस लॉ, क्या क्या रूल्स हैं इनको समझ लेते हैं। नॉट एवरी सिंगल केस लॉ और प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इज यूजफुल फॉर यू, माइंड में ये क्लियर रखिएगा, एक बात। दूसरी चीज, वन मस्ट ऑल्सो यूटिलाइज द लिस्ट ऑफ जजमेंट्स शेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइजली। भाई ये भी आपके बड़े काम आ सकते हैं, क्योंकि रीसेंट जजमेंट यदि आप कोट करते हैं तो आपको दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में एज मिल सकता है। हालांकि ऐसा कोई ग्राउंड रूल नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आप सब्सटैंशिएट कर देते हैं इट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। प्लस साथ ही साथ में आप जब कंक्लूजन दें तो कंक्लूजन कैन नॉट बी ओवर इलैबोरेटेड, इट मस्ट बी एज प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट एज पॉसिबल। ये फंडामेंटल रूल है इफ यू आर ड्राफ्टिंग अ रिसर्च मेमो। ठीक, अब देखो, फॉर्मेट को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन होता क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, यू कैन लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर नंबर 2। ठीक, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, preparation of a draft research memo. In this question, the candidate is required to formulate a draft reasoned memo not longer than 500 to 750 words on the issue in question. Parameters for judging this question include ability to use relevant legal sources, use of legal language, exposition of the law, analysis of the facts and applicability of the law to the facts and the structure of the opinion. So देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होता है फैक्ट, फैक्ट आपको प्रॉपरली पढ़ना है, हार्डली ये 15 लाइन 20 लाइन का फैक्ट होगा। उसके बाद आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, मतलब what is expected out of you, that is being told over here. You are a legal researcher working for an honorable judge of the High Court. You have been asked by the honorable judge to prepare a research note on the doctrine of transfer of malice or transmigration of motive. ये टाइटल है, ध्यान रखना, ये आपका टाइटल रहेगा उस ड्राफ्ट रिसर्च मेमो का जो कि आपने आंसर में लिखना है। मैं अभी आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, सैंपल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन भी रेफर करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो दिस वर्क्स मोर ऑफ अ टाइटल फॉर यू। ठीक है, सो रिसर्च नोट ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव एंड हाउ इट अप्लाइज टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। ठीक है भाई, please use the resources provided below to prepare this research brief. Now remember this, the resources that are provided over here are not all important. सारे resources important नहीं है, सारे case laws important नहीं है, सारे provisions important नहीं है, सारे citations important नहीं है, not everything is important, remember that point. बहुत जरूरी है कि आप remember करो, क्योंकि अदरवाइज आप रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस में जाएंगे तो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन पूरी दी हुई है, मर्डर की डेफिनेशन पूरी दी हुई है, उसके बाद आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ मैलिस का जो सेक्शन है प्रोविजन 301, ये तो खैर आईपीसी का है, अभी चेंज हो चुके हैं ये सारे, ये दिया हुआ है पूरा। फिर पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब आपको भी मालूम है कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस में इन प्रोविजंस की कोई जरूरत नहीं होती, तो ये बात आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में भी होनी चाहिए और आपकी लीगल नॉलेज में भी होनी चाहिए।
प्लस फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे जजमेंट्स दिए गए। कुछ ऐसे जजमेंट्स हो सकते हैं जो आपको उस लिस्ट ऑफ जजमेंट्स में भी प्रोवाइडेड है, ठीक। सो यू कैन सी बहुत सारे यहाँ पे जजमेंट्स हैं, सबकी डिटेलिंग हमें करने की जरूरत नहीं है। आते हैं हम लोग अपने काम की तरफ, जो कि हमें करने को बोला गया है, इट इज दिस, ठीक। हमें एक ड्राफ्ट रिसर्च मेमो बनाना है, रिसर्च नोट देना है। देखिए अब इसका फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट को भी ब्रीफ मेकिंग के फॉर्मेट की तरह मैंने ABCD यानी कि हमारे अल्फा न्यूमेरिक्स में डिवाइड किया है। सो इफ यू लुक एट इट, यहां पे देखिएगा फैक्ट्स ऑफ द केस, सबसे पहले आप लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। नाउ दिस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ एक्शन। भाई फैक्ट क्या बताते हैं कि हुआ क्या है शॉर्ट में, और ये बताते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हो रहा है। अच्छा, आज आप लोग ये वीडियो पहली बार इंटरनेट पे देख रहे हैं, पहली बार आप ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे चल के आपको और बहुत सारे चैनल्स पे ऐसे वीडियोस देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उतनी चीजें सफिशिएंट हैं। उसके बियॉन्ड यदि आपको कहीं भी और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है तो मैं कहूंगा कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा नॉलेज, बिकॉज दिस इज अबाउट अ ब्रीफ, दिस इज अबाउट अ प्रेसी, एंड यू कैनॉट कल आउट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज। क्योंकि तुम जितना ज्यादा सोर्सेज पे रिलाई करोगे, जितना ज्यादा वीडियोस पे जाओगे, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट पे जाओगे, वो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट करेगा और वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए आई एम सेइंग दैट सिंस दिस सीरीज इज अ फर्स्ट टाइमर, पहली बार ये सीरीज हो रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क एग्जामिनेशन रिसर्च एसोसिएट एग्जामिनेशन को एड्रेस कर रही है, इंटरनेट पे ऐसी कोई प्रॉपर सीरीज है नहीं, तो मैं कहूंगा कि आप इस सीरीज को थरोली प्रॉपरली फॉलो कर लेना रिलीजियसली, एंड डोंट गो बियॉन्ड दिस, क्योंकि इट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक। सो ध्यान से देखो, फैक्ट्स ऑफ द केस ब्रीफ में आपने बता दिए, कॉज ऑफ एक्शन कैसे राइज हुआ वो बता दिया, एंड आपको इलैबोरेटिव होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इशू फॉर कंसिडरेशन क्या है, क्या आपको इसमें कंसिडरेशन में रखना है, क्या चीज डिस्कस होनी है। एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ मैलिस और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव, ये क्या है, इशू है जिसके बेसिस पे आपको अपना पूरा आंसर या कंक्लूजन या जो भी थ्योरी है वो लिखनी है। नेक्स्ट, रेलेवेंट प्रोविजन एंड केस लॉज। अब जितना आपको रिसोर्स दिया गया है उसमें से कौन से प्रोविजंस आपके काम के हैं और कौन से केस लॉज आपके काम के हैं वो आपको कोट करने हैं, सिंपल। सो इग्नोर द इररेलेवेंट प्रोविजन, ये आपके लिए होली ग्रेल होगा, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल बी ऑफ नो यूज टू यू, लाइक मर्डर बाय अ लाइफ कॉन्विक्ट। मर्डर बाय अ लाइफ कॉन्विक्ट का हो सकता है उस क्वेश्चन में कोई जरूरत ही ना हो। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हो सकता है उस क्वेश्चन की जरूरत ही ना हो या उस प्रोविजन की जरूरत ही ना हो। मतलब आपके सामने अगर 10 प्रोविजन दिए गए हैं, देयर इज अ चांस कि उसमें से केवल 3 यूज हो, केवल 2 यूज हो, केवल 4 यूज हो। सो उस बात से डरना मत। डोंट थिंक योर रिसर्च ड्राफ्ट शुड होल्ड ऑल द प्रोविजंस। भाई अगर क्वेश्चन किडनैपिंग प्लस मर्डर का है तो आप उसमें जबरदस्ती, ठीक, ट्रैफिकिंग का एंगल इंक्लूड मत करिए, भले ट्रैफिकिंग का प्रोविजन दिया हो, ट्रैफिकिंग का केस लॉ दिया हो। दैट हैज टू बी द आइडिया। नाउ रिमेंबर दिस डियर स्टूडेंट्स, इग्नोर द irrelevant provisions and case laws which do not substantiate the matter in issue. That's very important. Also, start with the provisions and only then move towards the case law. You should not ever address the entire draft with a case law, because that is more of a citation, and citation comes below द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सो स्टैट्यूटरी प्रोविजन को यदि आप पहले कोट करेंगे तब केस लॉ पे जाएंगे, वो सही तरीका है, अदरवाइज ये गलती मानी जाएगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे इस रिसर्च मेमो ड्राफ्ट के क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट रिसर्च मेमो के लास्ट स्टेज पे, दैट इज कंक्लूजन। नाउ एट द पॉइंट ऑफ कंक्लूजन यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, और 5 से 6 लाइन का आपका ये कंक्लूजन बनता है, जिसमें आपको 2 बातें करनी है। पहला, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कौन सा लॉ यूजफुल था, ठीक, जो कि हम लागू कर रहे हैं, और दूसरा आपको दिखाना है रीजनिंग बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। दैट मींस फर्स्ट यू हैव टू शो कि इतने रिसोर्सेज में से हमारे काम का कौन सा रिसोर्स है और उसको हमने किस लॉजिक के आधार पे अप्लाई किया है, ठीक। सो फॉर्मेट क्या हो गया, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे, सेकेंड नंबर पे इशू लिखा, थर्ड नंबर पे रेलेवेंट प्रोविजंस एंड केस लॉज लिखा, फोर्थ नंबर पे कंक्लूजन लिखा। पहले भी बता चुका हूं, दीज अल्फा न्यूमेरिक्स ABCD are just for your understanding, and you need not write ABCD in your answer. You can, but you need not. Okay, remember that. Now let me show you the sample. एक बार सैंपल को मैं दिखा देता हूं आप लोग को, जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है, उसको यदि आप देख लोगे तो आप समझ पाओगे द ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट क्लास में उसी सैंपल के साथ मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करके बताऊंगा, तो वो आपके लिए और थोड़ा इजी हो जाएगा टू कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग, ठीक। चलो,
सो लेट्स हैव अ लुक एट द सैंपल. देखिए, चलिए, लेट मी ओपन इट. यस, ये देखिए, ड्राफ्ट रिसर्च मेमो 2025 का आपका ये क्वेश्चन का पूरा रिसर्च मेमो है. क्या दिख रहा है? सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस 5 से 6 लाइन का. उसके बाद इशू फॉर कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ मैलिस और ट्रांसमाइग्रेशन, ये हमने कहां से पिक किया है? फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक. उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजन एंड केस लॉज. रेलेवेंट प्रोविजन एंड केस लॉज में यू हैव टू बी वेरी फिनिकी, वेरी पिकी about what provision you are using, because you cannot use all the provisions which are mentioned in the resources. Reason being, if you look at the resource, देखो यहां पे आप लोग रिसोर्स को यदि देखोगे, लीगल प्रोविजंस को, तो 299, 300, 301 और ये सारे प्रोविजंस यूज हुए हैं. ऑल दीज प्रोविजंस आर यूज्ड, 302 वगैरह वगैरह. ये सबको यूज करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग ऑल द प्रोविजंस. अब आप पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन, पूरे के पूरे एक्सेप्शंस यदि वर्बेटिम कोट करने चले गए, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम. सो स्पेसिफिकली यदि आप लोग यहां पे कुछ कोट करते हो, तो दिस इज हाउ यू डू द कोटेशन. यहां देखिए, ये देखिए, 301 में से हमने क्या पिक किया? 301 ऑफ आईपीसी. 299 नहीं लिखा, 300 नहीं लिखा, सीधे ट्रांसफर ऑफ मैलिस. जो पूछा गया वो बताओ. ठीक. So deals with the issue of transmigration of motive and provides that if a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death commits culpable homicide by causing the death of any person whose death is he neither intends nor knows himself to be likely to cause. अब यहाँ पे ये जो underline आप देख रहे हो ना, this underline is done just so that the reader whosoever is checking your copy knows कि आपको provision का वो specific word पता है जो कि इस केस में लागू होगा. जैसे I'll give you an example. Snatching is 304 of BNS. Now snatching comprises of 3 things: forcibly, suddenly and quickly. अब इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट गिवन केस पे लागू होता है, उसको आपको अंडरलाइन करना है. Got my point? Like another example, मर्डर का एक क्वेश्चन है. मर्डर में 3 पार्ट्स होते हैं. Either it is a direct death or it is a death with a special knowledge, और द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में डेथ कॉज कर सकता है, ऐसा कोई एक्ट है. और द थर्ड पार्ट इज व्हेन द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस. नाउ आपके पास पूरा वो है, क्या बोलते हैं, यू हैव द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मर्डर. हाउएवर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच ऑफ दैट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट और द फोर्थ पार्ट इज एप्लीकेबल टू योर केस. तो सिर्फ उतना कोट करने की जरूरत है, नॉट द एंटायर डेफिनेशन. सो 301 को आपने लिखा, 301 को आपने लिख करके उस पोर्शन को हाईलाइट कर दिया जिस पोर्शन के लिए पूरा रेलेवेंसी रहेगा इस केस में. अब देखिए, द प्रोविजन एसेंशियली स्टिपुलेट्स, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, दिस इज योर एनालिटिक्स. द प्रोविजन एसेंशियली स्टिपुलेट्स दैट इफ एन इंडिविजुअल इंटेंड्स टू किल, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं जस्ट सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन. ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बट एक्सीडेंटली किल्स अनदर, द ओरिजिनल क्रिमिनल इंटेंट ट्रांसफर्स टू द इंटेंडेड विक्टिम. This doctrine ensures that an accused cannot evade liability for murder or culpable homicide simply because the wrong person died. ठीक, ये तो हमें पता है. अच्छा, the genesis of the aforesaid provision has been dealt with by the Honorable Supreme Court in the catena of cases being. अब ये केसेस की लिस्ट है. ये केसेस की लिस्ट पिक कहां से की गई है बच्चे? ये केसेस की लिस्ट यहां से पिक करी गई है. ये देखिए, ये जो पूरा इस प्रोविजन के नीचे आपको केसेस मिलते हैं ना, ये सारे केसेस में से कुछ केसेस ऐसे हैं जो आपके काम के हैं. अब एक बात का ध्यान रखना, सारे केसेस एज इट इज आपको पिक नहीं करने. जैसे प्रोविजंस कुछ इररिलेवेंट हैं, वैसे ही कुछ केसेस भी इररिलेवेंट हैं. तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत आराम से, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए कि आप ये देख लें कि कौन सा जजमेंट मेरे ओपिनियन पे फिट बैठता है या मेरे ऑब्जर्वेशन पे फिट बैठता है, उतना आपको पिक करके आंसर लगाना है. ठीक, मतलब बेसिकली यू हैव टू कॉल आउट द करेक्ट रेशियो फॉर द प्रॉब्लम एट योर हैंड. गॉट माई पॉइंट? तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम है, खुद को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझो और ये पकड़ो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट का कौन सा ऑब्जर्वेशन, कितना पैराग्राफ तुम्हारे काम का है और कौन सा जजमेंट तुम्हारे काम का है, उतना पिक करोगे, you'll be correct. ठीक, सो यहां पे आपने ये पूरी चीज मेंशन कर दी. ओके, ये पूरी चीज आपने बता दी एंड दिस इज, यहाँ पे फिर ये पूरा का पूरा जजमेंट है एंड दैट इज हाउ यू डू दिस. ठीक, एंड यहाँ पे फिर कुछ केसेस वगैरह लिखे, जो चीजें अंडरलाइन करने योग्य थी उनको अंडरलाइन किया, कुछ केसेस के नाम, ये सब उसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहीं से आप पिक कर लेते हैं एंड लास्टली यू कम टू द कंक्लूजन. दैट इज इट.
ये है कि अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस एज लेड डाउन इन 301, ऊपर शायद ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव लिखा था, ठीक है, ओके. So 301 of IPC interpreted by the Supreme Court, it is evident that the appellant Pawan would be held guilty of the murder of the deceased. यही है, दिस इज अ रिसर्च मेमो एंड ये पूरी चीज, पूरा लॉजिक यहाँ पे दिया गया है, ठीक. सो यहाँ पे मैंने आज आप लोगों के साथ पूरा का पूरा फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है फॉर द ड्राफ्ट रिसर्च मेमो. आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज रिलीजियसली इस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है एंड योर जॉब इज डन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट लॉ clerk cum research associate examination, and do subscribe to the channel of the Law Tales for all the authentic information, for all the authentic sources, and for everything around law in the country, just so that you stay updated and we are able to write your success story one law tale at a time. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो do like it, share it, subscribe to our channel, and also comment if you need anything else from the Law Tales. With that being said, let's wrap up the session. कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं. आपको परसों एक कंपैरिजन मिल जाएगा इस आंसर का विद द क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. चलिए, with that being said, let's wrap up the session. Tada, bye bye, take care and जय हिंद.